हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 2 अंक वाले, 3 अंक वाले एवं 4 प्रश्न अंक वाले प्रश्नों को लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर पर जो दिया है, ठीक है। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो आपके लिए या तो जैव संसाधन की परिभाषा पूछी जाएगी या अजैव संसाधन की परिभाषा पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैव संसाधन देख लेते हैं। इसकी परिभाषा एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो जैव या अजैव। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। या आप लिख सकते हैं वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या लिखेंगे आप? मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो इनमें से कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। या आपको पूछा जाएगा अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अजैव संसाधन क्या हो जाते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं या इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे धातुएं और चट्टानें। चाहो तो ये दोनों उनकी परिभाषा आप लिख लो फटाफट से जल्दी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन 100%। अजैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? इन्हें जीवन नहीं होता है, ठीक है। जैसे धातुएं और चट्टानें। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, IMP। जल्दी से लिख लो फटाफट से। ये दोनों क्वेश्चन आपको सरल भाषा में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप लिख सकते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पाया जाता है या व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण लिख देना। मनुष्य, वनस्पति जात यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी जात, मत्स्य जीवन यानी मछली पालन, पशुधन सभी प्रकार के पशु आदि। और जैव संसाधन क्या हो जाएंगे? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। या जिनमें वे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, कैसे भी लिख सकते हैं। एक नंबर में आएगा, 2 नंबर में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इसमें अथवा वाला भी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, तो एक ही करना है। या तो ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे, ठीक है। लिख गए?
जो अपने मतलब जो आने की संभावना ज़्यादा है उन्हीं प्रश्नों पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सतत पोषणी विकास। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें पहले समय लेते हैं अपन, लिख लेंगे अपन बाद में, पहले देख लो इसको। सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ है, इधर ध्यान दो सब लोग। सतत पोषणी विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी विकास तो हो लेकिन उससे पर्यावरण का क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। ठीक है, यानी सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ हो जाएगा, सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि विकास तो हो लेकिन उससे हमारा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। बस इतना लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इकट्ठे लिख लेना आप, मैं बता दूंगा तब लिख लेना। ठीक है, पहले देख लो। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन क्या होता है? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के चले जाना, उड़ के चले जाना, तो उसी को अपन मृदा अपरदन कहते हैं। लिख लेना बाद में। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे अपन परिभाषा, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के चले जाना और हवा के साथ में उड़ के चले जाना, वही उसका मृदा का क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में मिट्टी पानी के साथ जल के साथ में बहकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो जो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो कट जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, मृदा अपरदन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, ये भी 2 नंबर में आएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन है आपका भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के 2 उपाय लिखना है। यानी भूमि में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको हम किस प्रकार दूर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे हम जिससे भूमि निम्नीकरण ना हो। तो पहला इसमें पॉइंट है वन रोपण, यानी वनों को रोपना चाहिए, वनों को लगाना चाहिए, और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लो इधर, बाद में अपन इकट्ठे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है इसमें पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, पशु जो चरते हैं उस पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण। और तीसरा है खननकार पर नियंत्रण करना चाहिए। तो वन रोपण करना चाहिए, पहले तो वनों को रोपना चाहिए, और चारागाहों का क्या करना चाहिए, उचित प्रबंधन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पशु चारण पर क्या लगाना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और खननकार, बहुत से खान होते हैं ना, पत्थर निकाला जाता है, बहुत से खान है, उस पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो ये भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय हैं। कोई 2 लिखना है इसमें से, 2 नंबर में आएगा, यानी 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वन रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, पशु चारण पर नियंत्रण और खननकार पर नियंत्रण। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 2 नंबर में आ रहा है। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उनके उत्पादन क्षेत्र लिखिए। यानी कि भारत की क्या करना है, अपन ने 2 खाद्य फसलों के नाम लिखना है जिनको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी चीज़ खाई जाती है, चावल खाया जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या खाया जाता है, चावल, खाद्यान्न, जिसका खाने के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद में फिर गेहूं का नंबर है। ठीक है, तो चावल के उत्पादन में कौन से राज्य में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो भारत की मुख्य खाद्य फसलें क्या है, चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। और सबसे ज़्यादा कौन सी, चावल, इसके बाद में दूसरे नंबर पर गेहूं खाया जाता है, फिर ज्वार बाजरा, इनका नंबर तो बाद में आता है। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा कौन सी क्या हो जाएगा, चावल। ठीक है, फिर इसके बाद में गेहूँ। अब कौन से राज्य में कौन सी फसल अच्छी होती है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। भारत की खाद्य फसलों के नाम, उत्पादन क्षेत्र का नाम, यानी कौन से राज्य में जो फसल हो गई। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। कौन से राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल। गेहूँ सबसे ज़्यादा, गेहूँ का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। इसके बाद में ज्वार का महाराष्ट्र करता है, यानी सबसे ज़्यादा ज्वार किस राज्य में होती है, महाराष्ट्र में। बाजरा का कौन सा करता है, राजस्थान में होती है सबसे ज़्यादा बाजरा। ठीक है, तो चावल का क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, और ज्वार का महाराष्ट्र, और राजस्थान में बाजरा होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या है, गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है। गहन जीविका कृषि क्या होती है, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। ठीक है, यानी घनी आबादी होती है, उस पर इस प्रकार की फसल की जाती है। तो इसमें यही लिखा है, उत्तर में देखिए, गहन जीविका कृषि, कृषि माने क्या होता है, खेती, उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, यानी एक एक खेत में एक साल में 3-3 फसलें किसान पैदा कर लेता है। जैसे अभी कौन सी रबी की चल रही है, बुबी है फसल, इसके पहले क्या किसकी कट गई, खरीफ की कट चुकी है, और रबी की कटने के बाद में कौन सी आएगी, फिर जायद की आएगी। जायद कब होती है, गर्मियों में। ठीक है, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब तरबूज वगैरह गर्मियों में होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह कौन सी है, श्रम गहन कृषि है। इसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। श्रम माने क्या होता है, मेहनत करना, और गहन माने क्या होता है, प्राप्त करना उसको। जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में कौन कौन सी खाद, रासायनिक, जैव उर्वरकों, रासायनिक उर्वरक माने क्या होता है, खाद। जैसे अपन किसान क्या उसमें फसल में अधिक पैदावार के लिए कई प्रकार के उसमें डीएपी डाल दे। पहले एरते समय क्या करते हैं अपन, डीएपी एर देते हैं गेहूँ को उगाते समय। उसके बाद में फिर पानी के साथ में कौन सा देते हैं अपन, यूरिया देते हैं। किसके लिए करते हैं, अधिक उत्पादन के लिए, यानी फसल में अधिक उत्पादन हो। ठीक है, और क्या करते हैं, बार बार सिंचाई, पानी देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है। खेती माने क्या होता है, कृषि। जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में क्या, जैव रासायनिक। जैव रासायनिक माने क्या होता है, रासायनिक खाद, जैसे डीएपी है, यूरिया है, ये सब रासायनिक खाद हैं। उर्वरक, उर्वरक माने क्या होता है, खाद, और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी अधिक बार बार अपन सिंचाई करते हैं खेत की। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, इन पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दूसरे उद्योग इन पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, ये उद्योग क्या करते हैं, इनके उत्पादन या कच्चे माल पर क्या होते हैं, दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। या अपन लिख सकते हैं, एक लाइन में अपन कुछ भी याद नहीं है अपन ने, तो क्या लिखेंगे, वे उद्योग जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। इतना तो लिख ही सकते हैं अपन, वैसे तो अपन सब परिभाषा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, जैसे मान के चलो अपन ने बिल्डिंग बनानी है, तो बिना लोहे की बिल्डिंग बनेगी क्या, नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे अपन ने ट्रेन के डिब्बे बनाना है, तो बिना लोहे के संभव है ट्रेन के डिब्बे बनाना। तो प्रगलन उद्योग, ठीक है, प्रगलन क्या होता है, बॉक्साइट किसके लिए काम आता है, एल्युमिनियम बनाने के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग आदि। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान।
ठीक है। क्या योगदान है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, यानी सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में किसका, कौन से क्षेत्र का योगदान रहता है? तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। जीडीपी बोलते हैं ना अपन, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा किसका रहता है? सेवा क्षेत्र का, यानी तृतीय क्षेत्र का। फिर इसके बाद में किसका रहता है? द्वितीय क्षेत्र का। और फिर किसका रहता है? प्राथमिक क्षेत्र का। तो इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या हो जाएगा? उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। या आप लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी उद्योग में कोई मान के चलो अपने आसपास कोई उद्योग खुल जाए यहाँ पर, तो यहाँ के जो लोग हैं उसमें लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनको प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी कि नहीं उनकी? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और क्या हो जाएगा? जीवन स्तर क्या हो जाएगा उनका? उन्नत हो जाएगा। जब पैसा आने लगेगा तो जीवन अपने आप ऊंचा उठेगा आदमी का, और रोजगार की प्राप्ति होगी कि नहीं? रोजगार मिल जाएगा आदमी को, मानव संसाधन पुष्ट हो जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों को योगदान कितना है? 17%। 17 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान 17% है। ठीक है, समझ गए ना? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? क्या लिखेंगे आप? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, ठीक है, जीवन स्तर उन्नत होता है या जीवन स्तर में वृद्धि होती है, रोजगार की प्राप्ति होती है। 3-4 पॉइंट अपन ने लिखना है। 2 नंबर का तो 2 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है या रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। और क्या लिखेंगे? जीवन स्तर में वृद्धि होती है। और उद्योगों का योगदान कितना है? 17%, ठीक है। इसको लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर में। डिजिटल भारत क्या है? क्या है डिजिटल भारत? डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए, भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है, ठीक है। तो डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए, किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। ज्ञान के आधार पर क्या करना है अपन ने? परिवर्तन करना है। यानी आदमी पढ़ा लिखा होगा तो उसका अपने आप ही उसमें परिवर्तन चेंज हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा? डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को क्या करना है? तैयार करने के लिए एक कौन सा कार्यक्रम है? विशाल माने क्या होता है? बड़ा कार्यक्रम है। तो क्या लगेंगे? डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए क्या है? विशाल कार्यक्रम। विशाल माने बड़ा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सड़क परिवहन। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन की 2 विशेषता लिखिए। तो भारत में 3 प्रकार की सड़कें हैं, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग, एक है राज्य राजमार्ग और तीसरा है जिला मार्ग, ठीक है। यानी जो सेंट्रल की सड़कें होती हैं, केंद्र की जो सड़कें होती हैं, उनका रखरखाव कौन करता है? CPWD करता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती हैं और ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं। इनका निर्माण व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई अपनी कौन सी सड़कें? राष्ट्रीय स्तर की सड़कें। इसके बाद में आता है राज्य स्तर की सड़कें। ये क्या होती हैं? जिला मुख्यालय को क्या करती हैं? राजधानियों से जोड़ती हैं। जिला मुख्यालय को क्या करती हैं? जिला को क्या राजधानियों से जोड़ती हैं। जिला मुख्यालय को कैसे जोड़ती हैं? राजधानियों से। ऐसे अपना ग्वालियर जिला है और राजधानी कौन सी है? अपने मध्य प्रदेश की भोपाल। तो ग्वालियर के से क्या भोपाल तक जोड़ती हैं। ऐसे ही हर एक जिले हैं अपने 52-53 जिले हैं अपने, तो उनको क्या है? जिला मुख्यालय को कैसे? राजधानियों से जोड़ती हैं। तो ये इनका रखरखाव कौन करता है? मरम्मत, निर्माण या मरम्मत। इसका क्या हटा देंगे अपन? C हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? PWD के द्वारा किया जाता है। और तीसरी स्तर की सड़कें होती हैं जिला स्तर की सड़कें। तो जिला स्तर की सड़कें की क्या हो जाएगी? ये जिला मुख्यालय को क्या करती हैं? प्रशासनिक केंद्रों से जोड़ती हैं। ऐसे ब्लॉक स्तर पर जोड़ती हैं। प्रशासनिक स्तर क्या होते हैं? जिला मुख्यालय को अपन कैसे जोड़ें?
प्रशासनिक केंद्रों से। प्रशासनिक केंद्र क्या हो जाएंगे? अपने ब्लॉक स्तर के, जैसे अपना डबरा है, दरबार है ब्लॉक, और अपना घाटी गांव है, बुरार है, इनको क्या है? जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। ठीक है। और इनका रखरखाव कौन करता है? निर्माण। निर्माण माने क्या होता है? बनवाना। और रखरखाव माने क्या होता है? रखरखाव, मरम्मत, इनका जिला परिषद करती है। तो 3 प्रकार की परिभाषा अपन लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग है, या अपना राज्य राजमार्ग आया, या जिला मार्ग आया, तीनों की परिभाषा अपन ने याद है, आराम से लिख सकते हैं। हो सकता है इनमें से ओटी में से भी पूछा जा सकता है एक आध क्वेश्चन। तो इसके रेल सड़क परिवहन के क्या महत्व है? तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसा है? सुविधाजनक है। ठीक है। जैसे जहाँ रेल नहीं पहुँच सकती वहाँ पर सड़क बनाई जा सकती है। जैसे अपनी रानी घाटी को ले लो, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर आराम से इसको बनाया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती है। और सड़कों का निर्माण व लागत क्या होती है? कम होती है। इसके बनाने में, निर्माण माने क्या होता है? बनाना, और लागत माने पैसा लगाना, यानी कम पैसों में सड़क बन के तैयार हो जाती है। तो पहले क्या लिखेंगे पॉइंट? सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा क्या है? सुविधाजनक है। और सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। और सड़कों का निर्माण व रखरखाव लागत क्या होता है? कम होती है। निर्माण व लागत क्या होती है? कम होती है। इसमें कम पैसा खर्च होता है अपना। ठीक है। और मरम्मत भी जल्दी हो जाती है इनकी। जैसे बीच बीच टूट फूट जाती हैं सड़कें या गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उनको रिपेयरिंग भी मिट्टी डाल के या टेम्परेरी व्यवस्था अपन डंबर से, तुमने देखे होंगे ऊपर, उसमें रिपेयरिंग करते समय। ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखिए आ गया जी, राज्य राजमार्ग वाला तुरंत ही आ गया क्वेश्चन जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवेज किसे कहते हैं? ठीक है। राज्य राजमार्ग क्या होता है? राज्य स्टेट माने क्या हो गया? राज्य। हाईवेज माने क्या हो गया? राजमार्ग। ठीक है। तो अपना ये इंग्लिश में तो पूछा नहीं जाएगा, क्या पूछा जाएगा? हिंदी में। या इंग्लिश में भी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेट हाईवेज। वैसे हिंदी में पूछा नहीं जाएगा, हिंदी में ही पूछा जाएगा, सॉरी, काय में नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश में। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है। किसे कहते हैं? तो ये भी 2 नंबर का आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। यानी ये क्या करती हैं? सड़कें राज्य की राजधानी होती हैं, उसको क्या से जोड़ती हैं? जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। ठीक है। और इनका निर्माण, जिनका निर्माण और रखरखाव कौन करवाता है? इसमें केवल ये लिखना है अपन ने PWD। ठीक है। अधिकार क्षेत्र में, या तुम तो ये लिख देना, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। या ये सड़कें क्या करती हैं? राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, और इनका रखरखाव, निर्माण व रखरखाव PWD के द्वारा किया जाता है। बस इतना लिखना है। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखो, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये। इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित आ सकता है, इनको ध्यान से अपन ने देखना है। सरल है बिल्कुल, मैंने तुम्हें सरल परिभाषा बता दी है, और आराम से तुम इसको लिख सकते हो। क्या है ये? राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? यानी नेशनल माने क्या होता है? राष्ट्रीय, और हाईवेज माने क्या होता है? राजमार्ग। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, यानी दूर दूर के भागों को ये क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लंबी सड़कें होती हैं जी। ठीक है। जैसे दिल्ली से अपन मुंबई, ठीक है, आगरा से मुंबई, ऐसी सड़कें होती हैं जी। यह क्या है? प्राथमिक सड़क तंत्र है, जिनका निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा? CPWD, या आप लिख सकते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये इसको भूल जाते हैं अपन, हिंदी में भूल जाते हैं, तो क्या लिखेंगे? CPWD के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो जी कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 11 हो गए। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, आयत शुल्क किसे कहते हैं? आयत क्या होता है?
आयात कोई वस्तु अपन दूसरे देश से मंगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपन आयात कहते हैं, पता ही है अपन ने। अब यहाँ उस पर क्या? शुल्क। शुल्क माने क्या होता है? कर, टैक्स। किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों या वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है। यानी किसी दूसरे देश से आई हुई वस्तुएं भी हो सकती हैं और चीजें भी हो सकती हैं, उस पर क्या? वसूल किया जाने वाला शुल्क। शुल्क यानी टैक्स, उसको क्या कहते हैं? आयात शुल्क कहते हैं। अब गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे? ये वो क्वेश्चन उसमें आ जाता, ऊटी में आ जाता पहले। तो एक के इनको गिरमिटिया मजदूरों को अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता है। बताइए अपन ने 19वीं सदी कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। यानी भारत और चीन से लाखों मजदूर बागानों माने क्या होते हैं? बागों में काम करने के लिए, खदानों, यानी कई प्रकार की खदाना निकाली, तुम्हें पता ही है, पत्थर निकाला जाता है खदानों, कोयला निकाला जाता है, बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं। और सड़क निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। ठीक है, जिन्हें अनुबंधित गिरमिटिया मजदूर कहते थे या अनुबंधित मजदूर कहा जाता था। किस सदी की बात है? ये 19वीं सदी की बात में। भारत और चीन से, कहाँ से ले जाते थे? भारत से भी ले जाते थे और चीन से भी ले जाते थे। लाखों मजदूरों को कौन से किस में काम कराने के लिए? बागानों में, यानी बाग होते थे बड़े बगीचे, उनमें काम कराने के लिए, खदानों में काम कराने के लिए, और सड़क निर्माण कराने परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता है, जिन्हें गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? जॉबर क्या है? ये भी दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जॉबर क्या होते हैं? जॉबर, इन्हें अलग अलग स्थानों पर सरदार, मिस्त्री, या कहीं पर इनको जॉबर कहा जाता था, कहीं पर इनको मिस्त्री कहा जाता था, और कहीं पर इनको क्या कहा जाता था? सरदार कहा जाता था। अलग अलग इलाकों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो क्या लिखेंगे? इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार, मिस्त्री भी कहते थे। ईटी पॉल कौन था? ये म्यूजिक कंपनी थी। ठीक है, म्यूजिक माने क्या होता है? तुम जानते ही, संगीत, अपने सुनाई है, गाने वाने सुनते हैं ना अपन, तो उसको कहते हैं म्यूजिक। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 की बात हो रही है, सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की माने क्या होता? छापना। ठीक है, जिसकी जिल्द पर नई सदी का उदय नामक चित्र छपा हुआ है, या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, इसमें डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब क्या होता है? इसमें जो किताब थी ना, उसके ऊपर वाले पृष्ठ पे, कौन से वाले पृष्ठ पे? ऊपर वाले पृष्ठ पे, कवर पेज पे ऊपर ये चित्र छपा है, उस पर क्या लगा है? डॉन ऑफ द सेंचुरी। या आप लिख सकते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या है? नई सदी का उदय। ठीक है, तो ये थे अपने